वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया भारत के गवर्नर जनरल 1773 से लेकर 1857 तक उनके शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं। आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, खासकर जून में होने वाले आईएएस की परीक्षा, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी इत्यादि तमाम अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं, उसको देखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी फैक्ट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे फैक्ट वाइज क्वेश्चन को आज से मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज भी चलेगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का ओनली फैक्ट कवर कराया जाएगा। सेक्शन वाइज आपको फैक्ट, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज आपको कवर कराए जाएंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भारत के गवर्नर जनरल 1773 से लेकर 1857 तक जितने भी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए और उनके शासनकाल में जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, सारी घटनाओं को इस लेक्चर के सीरीज में आपको कवर करा दिया जाएगा। हालांकि जो शब्द का जो साइज है काफी छोटा छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम करके पढ़ सकते हैं, काफी आसानी से आप पढ़ लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। आने वाले परीक्षा के टाइम में आप इसको शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम रिवाइज करके मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकते हैं। ये है आपके भारत के गवर्नर जनरल 1773 से लेकर 1857। उम्मीद करते हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें टोटल घटना चक्र और दृष्टि के 2500 इतिहास से क्वेश्चन और जितने भी परीक्षा हुए हैं उनसे सारे परीक्षाओं में फैक्ट को मैंने कलेक्ट किया है, स्पेशली फॉर गवर्नर जनरल के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 में। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 का था। उनके शासनकाल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, आइए बात करते हैं। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उन्हीं के शासनकाल में आया। 1781 का अधिनियम, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। 1771 का अधिनियम, इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1774 में रोहिल्ला युद्ध इन्हीं के काल में हुआ। 1775 से लेकर 1782 में प्रथम मराठा युद्ध इन्हीं के काल में हुआ था। और 1782 में जैसे प्रथम मराठा युद्ध खत्म होता है तो सालबाई की संधि, 1782 में सालबाई की संधि के साथ ही मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। 1780 से लेकर 84 के बीच सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा जाता है। उसके बाद हैदर अली का देहांत हो जाता है तो उनके बेटे टीपू सुल्तान लड़ते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव पड़ती है। फिर बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स के काल में स्टार्ट हुआ था, जो लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी, जो इनके काल में समाप्त कर दिया गया था। फिर कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया वारेन हेस्टिंग्स के काल में। ये इंपॉर्टेंट उन्हीं के उनसे रिलेटेड क्या कहते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1771 का अधिनियम, कलकत्ता हाईकोर्ट के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1774 का रोहिल्ला युद्ध, 1775 से 82 प्रथम मराठा युद्ध, जो 1782 के साल बाई के संधि के साथ समाप्त होती है। 1780 से 84 के बीच सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव इन्हीं के काल में पड़ा था। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति इन्हीं के काल में हुआ था। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया इन्हीं के काल में हुआ था। उनके बाद जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आते हैं वो थे लॉर्ड कर्नवालिस। 1785 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है। 1786 से लेकर 1793 तक लॉर्ड कर्नवालिस सर का कार्यकाल स्टार्ट होता है। आइए उनके में इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। उन्हीं के शासनकाल में हुआ था तृतीय मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, जो 1790 से लेकर 92 तक चला था। जो 1792 में श्री रंगपट्टनम की संधि से आंग्ल मैसूर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होता है। कर्नवालिस कोर्ट का निर्माण 1793 में इन्हीं के काल में हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त या अस्थाई व्यवस्था जो थी जमींदारी प्रथा की, इन्हीं के काल में स्टार्ट होता है। फिर आता है प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवा की शुरुआत किया गया। जी हाँ, प्रशासन में यूरोपीय व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाया गया है और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा का यहाँ पे स्टार्ट होता है। फिर कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार पर रोक लगाते हैं। 1805 में गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी समाधि गाजीपुर में ही है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में 90 से लेकर 92 में लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। कर्नवालिस कोर्ट का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त इन्हीं के काल में हुआ था।
प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ, तो इसलिए इनको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। फिर से कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार पर रोक इन्होंने ही लगाया था और 1805 में गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1793 से लेकर 1796 के बीच सर जॉन सोर आते हैं। 1793 से लेकर 1796 के बीच सर जॉन सोर, इनके शासन काल में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रही? 1793 का चार्टर अधिनियम आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इंडियन पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। निजाम एवं मराठों के बीच वर्धा की लड़ाई 1795 में क्वेश्चन आ जाए, निजाम एवं मराठों के बीच वर्धा की लड़ाई किस गवर्नर जनरल के शासन काल में होता? आप बोलिए, आंसर टिक कीजिएगा, सर जॉन सोर के काल में 1795 में। अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप इन्होंने ही सर्वप्रथम किया था, सर जॉन सोर। अवध के उत्तराधिकार के विवाद में इन्होंने हस्तक्षेप किया था। फिर इलाहाबाद की कंपनी के साम्राज्य में विलय, इलाहाबाद को कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिक्स कर लिया, मिला लिया, मर्ज कर लिया, यही काल में हुआ था। सर जॉन सोर 1793 से 96 के ईस्वी में, इनके काल में क्या होता? 1793 का चार्टर अधिनियम आया था। निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई लड़ी गई थी। अवध के उत्तराधिकार के विवाद में इन्होंने हस्तक्षेप किया था। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय। ठीक है, 1796 में इनका जैसे टर्म खत्म होता है, कार्यकाल समाप्त होता है, तो 1796 से लेकर 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में वो कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, आइए देख लेते हैं। सहायक संधि की नींव प्रारंभ कौन करता है? नीति का प्रारंभ कौन करता है? पॉलिसी का? वेलेस्ली। सबसे पहले हैदराबाद को इन्होंने विलय किया, ब्रिटिश साम्राज्य में वेलेस्ली ने ही किया था। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान अपने किले पर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे, इन्हीं के काल में हुआ था। और द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही हुआ था। बसीन की संधि 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। तंजौर 1799, सूरत 1800 में और कर्नाटक 1801 ईस्वी में सहायक संधि के अंतर्गत वेलेस्ली ने ब्रिटिश साम्राज्य में इनका विलय कर लिया था। काफी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के जनक यही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इन्हीं के टाइम में हुआ था, जो टीपू सुल्तान अपने महल के सामने, अपने किला के सामने ही लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सेकेंड मराठा युद्ध 1803 से लेकर 5 के बीच में इन्हीं के टर्म में हुआ था। तंजौर, सूरत, कर्नाटक को इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और वसीन की संधि 1802 में इन्हीं के काल में हुई थी, इनका समाप्त हो जाता है। फिर 1805 में जैसे इनका कार्यकाल खत्म होता है, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1807 2 साल के लिए आते हैं। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 2 साल के लिए आते हैं। उनके कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं? रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन। सर जॉर्ज बार्लो सर का मानना था, अगर हम देशी जो रियासतें उनके प्रशासन में हस्तक्षेप की नीति स्टार्ट करके उनको बांट के अधिक से अधिक टाइम तक हम भारत पे शासन कर सकते हैं, ऐसी नीति का समर्थन सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 के कार्यकाल में होता। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेल्लौर की सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 के काल में 1806 ईस्वी में हुआ था, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह। ठीक है, फिर आते हैं 1807 से लेकर 13 तक लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं 1807 से लेकर 13 ईस्वी तक। उनके काल में सिर्फ एक ही घटनाएं थी, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है 1809 में। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 तक उनका कार्यकाल रहता है। इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में किया जाता था। क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब अमृतसर साइड में काफी एक पावरफुल एक राजा थे। अंग्रेजों के पास उतनी क्षमता और उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि महाराजा रंजीत सिंह से वो लड़ सके, इसलिए इन्होंने इनसे संधि किया, अमृतसर की संधि 1809 में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1830 ईस्वी के काल में लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। 1813 से लेकर जैसे इनके कार्यकाल खत्म होता है, हेस्टिंग्स सर 1813 से 23 10 साल रहते हैं। इनका भी कार्यकाल काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या है? इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के बीच, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से लेकर 1816 के बीच, जिसमें सुगौली की संधि होती है और नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है। फर्स्ट नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर से तृतीय मराठा युद्ध 1817 से लेकर 19 ईस्वी के बीच 2 साल होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। थर्ड मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1817 से लेकर 19 के बीच होता है और कंपनी के साम्राज्य में मराठाओं का संघ को मिला लिया जाता है। जो मराठा का जो परिसंघ था तृतीय युद्ध में 1819 वो हार जाते हैं और मराठा परिसंघ को कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है।
पिंडारियों का दमन 1817 से 18 ईस्वी काल में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में होता। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1817 से लेके 18 के काल में होता। वही पिंडारी जो सलमान खान की मूवी है वीर, वही पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होता है। सिंधियों के साथ संधि 1817 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, सिंधियों के साथ, सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला जो प्रांत है उनके साथ संधि 1817 ईस्वी कार्यकाल में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। मद्रास में टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के जब गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के कार्यकाल में मद्रास के साइड में टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल खत्म 1823 में, जैसे खत्म होते हैं इनका कार्यकाल समाप्त होता है। 1823 और लेके 28 तक 5 साल के लिए लॉर्ड एम्स हर्ट आते हैं। जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल खत्म होता है, लॉर्ड एम्स हर्ट आते हैं और इनका कार्यकाल 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक चलता है। इनके कार्यकाल में क्या इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड एम्स हर्ट के कार्यकाल में प्रथम बर्मा युद्ध होता है 1824 से लेकर 26 के बीच में। लॉर्ड एम्स हर्ट 1823 से 1828 के काल में जो 5 साल रहते हैं, उनके कार्यकाल में सबसे इंपॉर्टेंट घटना प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 26 के बीच में होता है। सेकेंड घटना भरतपुर का अधिग्रहण कर लिया जाता है 1826 ईस्वी में। जी, भरतपुर का अधिग्रहण 1826 ईस्वी में लॉर्ड एम्स हर्ट के काल में ही हो जाता है। आते हैं वेरी या कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एनी एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड ऑल द अदर पीसीएस एग्जामिनेशन एंड आल्सो एसएससी, आरओ, एआरओ, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। लॉर्ड एम्स हर्ट 1823 से 1828 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है और 1828 से लेकर 1835 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है। इनके कार्यकाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1829 में आते ही एक साल तुरंत बाद सती प्रथा पर रोक लगाते हैं, आप जानते हैं। फिर से 1830 में एक साल के तुरंत बाद ठगी प्रथा पर इन्होंने उसका अंत ही कर दिया था। समझ गए। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, जिसमें चीन और चाय के साथ जो व्यापार के लिए छोड़ा गया था उसको भी कंप्लीट कर दिया जाता है और पूरे यूरोप के कोई भी नागरिक, कोई भी व्यापारी भारत में खुलेआम ट्रेड कर सकता है, सबको मान्यता मिल जाती है। इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। ठीक है, 1835 में ही इन्हीं के कार्यकाल में शिक्षा संबंधी सुधार होता है। जी हाँ, 1835 में लॉर्ड विलियम के शासनकाल में ही शिक्षा संबंधी सुधार होता है, जिसमें अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाने पर अधिक इन्होंने जोर दिया था। मैसूर 1831, दुर्ग 1834, मध्य कछार 1834 और कंपनी साम्राज्य में इनका सब विलय हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सर के शासनकाल में 1831 में मैसूर, 1834 में दुर्ग और 1834 में ही मध्य कछार के पार्ट को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि ये भी निभाते हैं। यहाँ हम लोग पढ़े थे, रंजीत सिंह के साथ सबको मित्रता की संधि इसलिए करना चाहता है क्योंकि रंजीत सिंह काफी पावरफुल, ताकतवर, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम पार्ट में मजबूत थे, कोई इनसे लड़ना नहीं चाहता। इन्होंने भी रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि को जारी रखा। लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा स्थानीय प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति की। जी हाँ, इन्होंने स्थापित जितने भी प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी जो न्यायालय बनाए थे इनके पूर्ववर्ती गवर्नर जनरलों ने, उनको इन्होंने समाप्त कर दिया और राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति की थी। इनके कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज करते हैं। सती प्रथा 1829, ठगी प्रथा का अंत 1830, फिर 1835 का शिक्षा संबंधी सुधार जिसमें अंग्रेजी भाषा के इन्होंने माध्यम माना, फिर मैसूर, दुर्ग, कछार को अपने साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया, रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि, लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा ही प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों का इन्हीं के कार्यकाल में समाप्ति हो जाता और राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जैसे 1835 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है, लॉर्ड मेटकाफ 1835 में आ जाते हैं। लॉर्ड मेटकाफ 1835 से लेकर 36 साल, 1 साल तक रहते हैं और उन्होंने 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट पारित किया जिसमें समाचार पत्रों पर पाबंदियां हटा दी गई थी। इनको भारत के समाचार पत्रों का या प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जैसे ही आया, जितने ही प्रतिबंध लगे थे समाचार, इंडियन समाचार पत्रों पे, उनको इन्होंने हटा दिया, इसलिए इसे भारत के समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड मेटकाफ को 1835 से 36, इनमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आता है 1836 से लेकर 1842। जैसे इनका कार्यकाल समाप्त होता है,
लॉर्ड ऑकलैंड सर आते हैं, इनका कार्यकाल 1836 से लेकर 1842 तक रहता है। 1836 से 42 में ऑकलैंड क्या करते हैं, प्रथम अफगान युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में होता है 1838 से लेकर 42। ऑकलैंड के कार्यकाल में 1838 से लेकर 1842 में प्रथम अफगान युद्ध होता है, आंग्ल अफगान युद्ध। फिर रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। जैसे ही रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश अपना दबदबा बनाना चाहता है ताकि उत्तर पश्चिम भाग को भी हम लोग वहां से प्रोटेक्ट कर सके, ताकि उधर से यूरोप में जो नेपोलियन लड़ाई लड़ रहा था उसको रोका जा सके। तो उसको लेके यहाँ पे उसको लेके इन्होंने फिर अफगान से युद्ध छेड़ देता है 1838 से 42 में। हालांकि 1839 में रंजीत सिंह का मृत्यु हो जाता है। फिर आते हैं लॉर्ड एलनबरो। जैसे लॉर्ड ऑकलैंड सर का कार्यकाल समाप्त होता है, लॉर्ड एलनबरो आते हैं 1842 से लेकर 1844। इनके में दो है इंपॉर्टेंट, सिंध का बिल है 1843 ईस्वी में, ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 ईस्वी में। लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध का बिल है 1843, ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में हुआ था। और उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। जैसे ही लॉर्ड एलनबरो जाते हैं, उनके शासनकाल में उनके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो 1844 से 48 4 साल तक रहते हैं। इनके में क्या इंपॉर्टेंट सुधार हुए थे, सॉरी, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध इन्हीं के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग सर के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1846 ईस्वी में, और उसके बाद लाहौर की संधि इसी के दौरान हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग सर के काल में प्रथम अंग्रेज सिख हुआ था 1846 में, और लाहौर की संधि 1846 में, यही आंग्ल सिख युद्ध के तुरंत बाद हुई थी। सामाजिक सुधार यथा बालिका हत्या, नर बलि की प्रथा पर इन्होंने रोक लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भारत में कुछ सामाजिक सुधार किए थे, जिसमें बालिका हत्या, नर बलि की प्रथा पर रोक लगाते हैं। हमने पढ़ा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से लेकर 1848 इनका टाइम रहा, जिसमें प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1846 में हुआ, लाहौर की संधि से समाप्त हो गया। सामाजिक सुधार में इन्होंने काम किया, बालिका हत्या, नर बलि की प्रथा पर रोक इत्यादि। इनके बाद लॉर्ड हार्डिंग के बाद 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आता है। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इनके बाद हम जानते हैं 1857 का रिवोल्ट होता है, और गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय में चेंज हो जाता है। तो ये लास्ट भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, जिनका कार्यकाल 1848 से 56 में रहा, और इनका भी कार्यकाल अंतिम थे लेकिन कम नहीं थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा, इनको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और नोट डाउन, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना कृपया न भूलिएगा प्लीज। एग्जामिनेशन के टाइम में आपको क्विक रिवीजन के लिए यही काम आने वाला है। बाकी आपका जो नोट्स वगैरह है वो आपके काम जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले मोटी मोटी नोट्स पढ़ना काफी अच्छा नहीं होता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। इनके काल में द्वितीय सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 में हुआ था। युद्ध को भी मैं एक बार कैटेगराइज करके अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका आप चिंता न ले, बस देखेंगे कार्यकाल में हुआ क्या है। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में इन्हीं के काल में हुआ था, और पंजाब का विलय ब्रिटिश प्रांत में कर लिया गया। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण इन्होंने कर लिया 1852 में। लॉर्ड डलहौजी जैसे आते हैं, इन्होंने बर्मा का जो निचला वाला पार्ट है, जिसे पेगू कहते हैं, पेगू का इन्होंने ब्रिटिश प्रांत में अधिग्रहण कर लिया 1852 में। आप जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत की नीति या राज्य हड़प या राज्य विलय की नीति इन्होंने अपनाया था, जिनकी पॉलिसी थी, जिसके अंतर्गत सतारा को पहली बार इन्होंने 1848 में पहला राज्य होता है या पहला क्षेत्र होता है सतारा 1848 में, जिन्होंने ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया। जैतपुर और संबलपुर को एक साथ इन्होंने 1849 में मिलाया, उदयपुर को इन्होंने 1852 में मिलाया, झांसी को 1853 में मिलाया, और नागपुर को 1854 में, और अवध को 1856 में। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, पंजाब का विलय। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 में इन्हीं के काल में, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प की नीति इन्हीं के काल में आया था, जिसमें सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। इन्हीं के काल में वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच नियम आया था। वुड का डिस्पैच नियम जो शिक्षा संबंधी से रिलेटेड है, इसका भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। 1854 इन्हीं के काल में आया था, जिसमें स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की साम्राज्य की स्थापना, इन्होंने स्थानीय भाषा में स्कूलों में स्थानीय भाषा की इन्होंने ज्यादा वैल्यू दिया, और अपने और स्कूल और कॉलेजों की स्थापना इन्हीं के टाइम में तेजी से होने लगा।
फिर इनके कार्यकाल में और क्या होता है, रेलवे का विकास। आप लोग जानते हैं 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जन्मदाता या फादर कहा जा सकता है। इन्होंने बॉम्बे ठाणे पहली बार रेलवे लाइन का विकास किया था। फिर दूसरी रेलवे लाइन का विकास इन्होंने कलकत्ता से रानीगंज के मध्य 1854 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। रेलवे का विकास के ये जनक भी कह सकते हैं। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार इन्हीं के कार्यकाल में होता है। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार इन्हीं के कार्यकाल में, जो 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ का इन्होंने निर्माण कराया था। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंटी तीनों को इन्होंने जोड़ दिया टेलीग्राफ 40,000 मील की व्यवस्था करके। प्रत्येक प्रांत में पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की, जो रोड बनाने का जो काम होता है आज भी पीडब्ल्यूडी के नाम से ही हम जानते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी का स्थापना होता है प्रत्येक प्रांत में। गंगा नहर को खोल दिया गया इन्हीं के कार्यकाल में। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में, आप जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के काफी प्रयत्नों के बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इन्हीं के कार्यकाल में आता है और लागू हो जाता है। पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में इन्हीं के कार्यकाल में होता है। 1853 में ये तमाम जो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल है उनमें जो इंपॉर्टेंट घटनाएं थी मैंने कवर कराया, और इन्हीं सब का परिणाम है जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं जल्दी उसको भी स्टार्ट कर दूंगा, बशर्ते इस चीज़ों को कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये इनका इंपॉर्टेंट चीज था। हमने भारत के गवर्नर जनरल के पार्ट में 1773 से 1857 तक जितने भी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आए, नॉट महत्वपूर्ण, जितने भी आए एक भी इसमें मैं छोड़ा नहीं, सारे गवर्नर जनरल के कार्यकाल को और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट, जो उनके प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी उनकी अच्छी घटनाएं बुरी भी घटनाएं थी जो परीक्षा में आए हैं, मैंने बहुत एनालिसिस करने के बावजूद मैं यहाँ पे लिखा था ताकि परीक्षा हाल में जाने से पहले एक क्विक रिवीजन के लिए काम आ जाए। मैं यहाँ पे नोट डाउन में किया था, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इसे हम पैनिसिया रामबाण कह सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जिसमें फैक्ट पूछते हैं। ये कंप्लीट हो गया गवर्नर जनरल 1857 तक। आप जानते हैं 1857 में रिवोल्ट होता है, उसके बाद वायसराय का पद आ जाता है जिसमें लॉर्ड वो आएंगे आपके कैनिंग आएंगे, और वहां से लेकर 1947 भारत का स्वतंत्रता अधिनियम तक एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।